हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में। तो लेसन नंबर 5 तक का जो भी टॉपिक था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने तक प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो पड़ जाएगी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हमेशा पिछले कुछ कंसेप्ट का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है आने वाली वीडियोज के अंदर। तो हो सकता है आपको आने वाली वीडियोज में समझने में दिक्कत आए अगर आपने पीछे कंसेप्ट कवर नहीं कर रखे तो, ठीक है। और बाकी तो आपकी मर्जी। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 6 है, ये 5 नहीं है, लेसन 5 तो कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 6 है ये, वो है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे बात करनी है रैंडम वेरिएबल की और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप लोगों को याद होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जो है ना वो एक तो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं लेसन नंबर 4 में। लेसन नंबर 5 हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम। अब जो ये वाला लेसन है लेसन नंबर 6, यहाँ में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स की एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियो जैसे हमेशा बनती है, पर चैप्टर छोटा तो समझ आता है तो वीडियो में हो जाना चाहिए। देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं चैप्टर के ऊपर। तो शुरू करते समझना कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है सबसे पहले तो, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इस चैप्टर के कौन कौन से हैं। फिर हम समझेंगे लास्ट में कि रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो पहला पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो होते क्या हैं और उसका स्टैट्स की एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज करते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। यही नहीं, हमें यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना भी आना चाहिए 2 रैंडम वेरिएबल्स के बीच में। एक तो पहला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना हम समझेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास क्या आता है वो आता है टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट्स विद सम कॉमनली यूज्ड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यही नहीं, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जहाँ पे हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। फोर्थ, टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये तो हम आज का टॉपिक है हमारा, ये तो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इस वीडियो का टॉपिक ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब क्या होता है। फिफ्थ क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू कॉम्प्रीहेंड द डेरिवेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और यही नहीं, हमें यहाँ पे डेरिवेशन भी समझनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके से काम यहाँ पे करता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं पीडीएफ बोलते हैं। तो ये हमारे 5 जो है ना वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस कंप्लीट चैप्टर के। वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, रैंडम वेरिएबल में वेरिएंस भी निकाला जाता है, एक्सपेक्टेशंस भी निकाली जाती हैं जिसको मीन बोल देते हैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल के केस में जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है उसमें मीन नहीं बोलते, हम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं या फिर वेरिएंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं। लेकिन बात यह है कि जो तीनों टॉपिक है ना, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे वो वेरिएंस हो, चाहे वो एसडी हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, उन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसकी बात हम इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने उस टॉपिक का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। तो अब चालू करते हैं रैंडम वेरिएबल से, इसका मतलब क्या होता है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ ये पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको समझाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे रैंडम वेरिएबल एक्स माना जाता है, क्या होता है रैंडम वेरिएबल एक्स और कैसे जो है हम उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो वो सब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहला पार्ट क्या आया, पहला क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल समझते हैं। तो ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हर एक एक्सपेरिमेंट का अपना एक आउटकम होता है, कैन बी एसोसिएटेड विद अ नंबर बाय स्पेसिफाइंग अ रूल। मतलब एक रूल जो है ना वो उसे स्पेसिफाई करता है ऑफ एसोसिएशन। सच अ रूल ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो चलो अब फटाफट ना एक एग्जांपल से आपको समझा भी देता हूं कि रैंडम वेरिएबल एक्स काम किस तरीके से करता है। तो चलो ब्लैक मार्कर यूज करते हैं अब हम, तो समझते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स होता क्या है। उसके लिए आपको एक केस लेना पड़ेगा। हमने मान लिया कि हमने जो है ना एक डाइस को कितने उछाला है, एक डाइस को 3 बार उछाला है, ठीक है। तो एग्जांपल लिया एक डाइस बोल रहा हूँ, सॉरी, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब हमने एक कॉइन को 3 बार उछाल दिया। अगर हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो होगा क्या, 2 की पावर 3 सैंपल स्पेस बनेंगे।
है ना, 2 की पावर 3 सैंपल स्पेस बनेंगे। क्यों 2 क्यों बनता है? क्योंकि 2 ही मतलब 2 ही पहलू होते हैं सिक्के के, तो हेड आएगा टेल आएगा, यानी कि 2 ही आउटकम्स होते हैं मेनली। और 3 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार उस सिक्के को उछाला गया है, कितनी बार वो काम किया गया है। 2 की पावर 3 अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, है ना। वो हमने निकालने सीखे भी थे, कुछ पहले भी क्वेश्चन किए थे हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर, वहाँ पे भी निकालना सिखाया था मैंने आपको। तो पहले बना लेते हैं सैंपल स्पेस की टेबल। तो देखो 4 बार हेड लिख लो, 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, 4 बार हेड, 4 बार टेल, ठीक है। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बन गया हमारी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब अगर मैं यहाँ से रैंडम वेरिएबल x चूज करता हूँ, उसकी टेबल बनती है पूरी की पूरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी भी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और किस तरीके से रैंडम वेरिएबल x माना जाता है। तो हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x जो है ना, वो किसी भी एक रूल को मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया भाई रैंडम वेरिएबल जो x है वो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। आप कुछ भी मान सकते हो, नंबर ऑफ टेल्स भी मान सकते हो। मैंने नंबर ऑफ हेड्स क्या माना यहाँ पे? अपना रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। तो अगर मैं कॉइन की बात करूं, जहाँ पे हमने 3 सिक्के उछाले हैं, तो हो सकता है भाई केस ऐसा भी आए जहाँ पे एक बार भी हेड ना आए, है ना। अब सिक्का उछाला है 3 बार, तीनों पे टेल आ गया, तो हेड एक बार भी नहीं आया। हो ये भी सकता है कि भाई नंबर ऑफ हेड्स एक बार आए, अब एक बार हेड आएगा तो बाकी 2 बार क्या आए होंगे? टेल आए होंगे, है ना। फिर हो ये भी सकता है कि भाई 2 बार हेड आया हो, और हो ये भी सकता है कि 3 बार हेड आया हो। इस 4 के अलावा क्या कोई बात बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। मैंने रैंडम वेरिएबल x मान रखा था नंबर ऑफ हेड्स को, तो नंबर ऑफ हेड्स या तो एक भी नहीं होंगे, या एक हेड आया होगा, एक सिक्के पे हेड आया होगा, या दोनों सिक्के पे हेड आए होंगे, या फिर तीनों सिक्के जो हमने उछाले तीनों के तीनों पे हेड आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी बात मैं ऊपर कर भी जाता कि हमें ये भी सीखना होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम वेरिएबल x की कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो वो भी समझ लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ किसकी? नंबर ऑफ हेड जो है वो 0 है, मतलब एक बार भी हेड यहाँ पे नहीं आया। अब एक बार भी हेड नहीं आया, इसका मतलब कौन सा केस होगा? तीनों बार टेल आए होंगे, यानी कि, और ये केस कौन सा है? सिर्फ एक ही केस है, तो 1/8 इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक बार हेड आया है, तो एक बार हेड आया देखो कौन कौन से केस में? पहला केस, और दूसरा केस, तीसरा केस। 3 ऐसे केस है जहां पे मात्र और मात्र एक ही बार हेड आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। अब हेड 2 बार आया है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं वो भी देख लेते हैं। तो 2 बार हेड आया है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, 3 केस इसके भी हैं, 3/8। और तीनों बार हेड आया है, ऐसा कौन सा केस है? ऐसा बेसिक एक केस है, HHH वाला, है ना। तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब मैं आपको यहाँ से कुछ खास बातें समझाना चाहूँगा, वो समझ लेना। तो उम्मीद है आपको रैंडम वेरिएबल x समझ में आ गया कि वो हम कोई से भी रूल के हिसाब से मान सकते हैं। हो सकता है मैं रैंडम वेरिएबल x ये मान लूँ कि एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी रूल हो सकता है। नंबर ऑफ टेल्स को मान सकते हैं हम वैसे जनरली इजी चीज़ें मानते हैं, ठीक है, रैंडम वेरिएबल x में, ताकि निकालना कॉम्प्लिकेटेड क्या हो, क्वेश्चन का ना हो, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ हेड्स की मान ली, यहाँ पे px मान लिया। आप चाहो तो नंबर ऑफ टेल्स भी मान सकते हो, उसके हिसाब से भी मान सकते हो। हाँ, मेन बात प्रॉपर्टी क्या बताने वाले वो समझ लेते हैं। एक तो पहली बात, जो भी यहाँ वैल्यूज लिखी हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है, और 1 से छोटी या 1 के बराबर। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो ये जो बात है वो क्या है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो है वो 0 से या तो बराबर होगी या फिर क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। और हम सब जानते हैं जब बात मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो 1 से भी क्या रहेगी? छोटी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज मतलब ना तो यहाँ पे कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ना ही यहाँ पे कभी 1 आएगी, मतलब सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। ये भी चीज ध्यान रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता करने का कि आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही किया है या नहीं किया। आप इनका सम कर लेना, अगर इनका सम 1 आ रहा है तो सही है, वरना गलत है। करके दिखाऊंगा सम, करके देखो सम, देखो ध्यान से। सबका डिनोमिनेटर क्या है? 8 है, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम न्यूमरेटर यूं के यूं प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल तो ऐड करना है, तो 1 + 3 4, 4 × 3 7 और 1 8, कितना आया? आंसर आया 8/8। आंसर कितना आया? 1 आया। तो ये चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। चाहे आप सिक्का 3 बार उछाल लो, चाहे 2 बार उछाल लो, चाहे 4 बार उछाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी 1 से बड़े नहीं होंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम जो है वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इन सब का सम जो है हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान। अब चलो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं इसी बात पे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक मिनट, उससे पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने आता तो आपको समझा दिया कि जो है रैंडम वेरिएबल होता क्या है, उसके ऊपर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिखा दिया है। अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ, लेकिन आखिरी में उससे पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। कुछ चीज़ों में क्या, अब बात आती है कि भैया टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल वो कौन से प्रकार के होते हैं। तो भाई 2 प्रकार के रैंडम वेरिएबल हैं। पहला क्या आया, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आइदर कंस्टिट्यूट अ फाइनाइट सेट, या तो उसमें फाइनाइट सेट होगा यानी कि लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, और एल्स कैन बी लिस्टेड इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, या फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगा उसका, इन विच देयर इज अ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट सो ऑन काउंटेबल फाइनाइट्स, जिसमें हमारा पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर देन सेकंड आएगा, एंड देन काउंटेबल टाइम्स तक वो काउंटेबल फाइनाइट्स तक चलते रहेंगे। अब दूसरा जो है वो क्या है, अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब एक कंटीन्यूअस की बात भी कर लेते हैं। इट कंसिस्ट आइदर ऑफ ऑल द नंबर्स, या तो इसमें सारे ही नंबर आएंगे इन अ सिंगल इंटरवल, एक ही इंटरवल के अंदर, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। अब देखो कंटीन्यूअस भी किस वर्ड से बना हुआ है, आपको याद होगा जब हम डिस्क्रीट की बात कर रहे थे, डिस्क्रीट डाटा की स्टैट्स के अंदर, वहां पे सिर्फ हम नंबर्स को दिखा रहे थे। लेकिन जब हम कंटीन्यूअस की बात करना शुरू कर देते हैं तो हम इंटरवल्स की फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में आ रही है, या फिर इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज लाई कर रही हैं, वो सब हम बात करते हैं। उसके बात करते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर। एक बार ना, मेरे को उम्मीद है आपको शायद नीचे का दिख नहीं रहा होगा, ये एक बार मैं नीचे कर देता हूँ कैमरे को, उसके बाद देख लेना, ठीक है। फिर हम इसको इरेज करके फिर हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, पहले तक का समझ लो, ठीक है। 1 मिनट रुको बस। चलो अब आप लोगों को ना नीचे का बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये किसकी बात हो रही थी, अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। तो इट कंसिस्ट आइदर ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ सिंगल इंटरवल, या तो सारे नंबर जो एक सिंगल इंटरवल के अंदर आएंगे, ऑन द नंबर लाइन इनफाइनाइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ऑल नंबर्स इन अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सच इंटरवल्स, या फिर जो ऑल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, इन अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सच इंटरवल। वो मुझे डिसजॉइंट का मतलब पता है आपको, जब इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना आए उसको बोलते हैं डिसजॉइंट, यानी कि जब ए इंटरसेक्शन भी क्या हो, 0 हो। ऐसे सेट्स जो कभी मिले ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, एक ए और एक बी, इनको बोलते हैं डिसजॉइंट, ठीक है, कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे मिलेंगे नहीं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी किसी वेरिएबल की, हैज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी के साथ। तो पी एक्स इक्वल्स टू सी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। तो ये भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन लिख दिया, एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। बाकी जो हम टेबल्स को डिस्कस करेंगे तब मैं और डीप में समझाऊंगा ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब मैं डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए दैट कैन बी टेक एट मोस्ट काउंटेबल फाइनाइट नंबर, जिसमें क्या होंगे, ज्यादातर फाइनाइट नंबर होंगे, x1 x2, ठीक है। वी एसोसिएट टू अ प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए हम हर एक नंबर को क्या देंगे, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक हिस्सा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे x माना था नंबर ऑफ हेड्स, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फिर मैंने हर एक को उसके हिस्से ही क्या दी, प्रोबेबिलिटी दी, यानी कि एक तरह से मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आती है इंपॉर्टेंट, 2 कंडीशंस हैं ये क्रिएट करने के लिए। अभी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, पहला px ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझा चुका था ऊपर कि आप जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे या तो वो 0 कर लो या फिर 0 से फालतू करना, यानी कि पॉजिटिव रहेगी और 1 से कम रहेगी। हम सब जानते हैं 1 से कम या 1 के बराबर हो सकती है, बट एक लॉजिक वाली बात ये भी कि अगर 1 के बराबर हमने कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, अपने पे 0 हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये भी पता है कि सबका सम जो है वो एग्जैक्ट 1 ही आना चाहिए, ना तो 1 से फालतू आएगा ना ही 1 से कम आएगा, वरना हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे गलत हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा एक्स पी एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम जो है वो 1 आएगा। तो बस ये भी हो गया। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, विच इम्प्लाइज दैट ऑल पॉसिबल वैल्यूज टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल कंप्लीट द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल ने ली है, ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर, देयरफॉर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम किसका, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का
ऑफ एवरी वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज 1, तो 1 आएगा वो। तो बस ये बात है कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ करेंगे क्वेश्चंस, उससे पहले मैं ये सब जो है ना वो इरेज करना चाहता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तब तक के लिए जिसको जो उतारना उतार ले, ठीक है। फिर हम करेंगे वापस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, रैंडम वेरिएबल एक्स के, जहां पे मैं आपको रैंडम वेरिएबल एक्स मान के, ठीक है, डाइस के केस में एक सिक्का भी उछाल लेते हैं एक बार और, ठीक है। उन सारे केस में आपको कुछ समझा देता हूँ कि रैंडम वेरिएबल एक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, मतलब एक तरह से आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जिसको जो उतारना पहले वो यहाँ तक का उतार ले। चलो फिर और हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हाँ, तो फिर से एक नया क्वेश्चन करते हैं। अब जो है ना हम सिक्का उछालेंगे कितनी बार, 4 बार। तो सिक्का उछालते हैं 4 बार, तो एक सिंपल सी बात है, अगर सिक्का 4 बार उछलेगा तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। फिर से भाई 2 क्यों, क्योंकि सिक्के में 2 चीज़ आती है, तो हेड या टेल, और 4 क्यों, क्योंकि 4 बार ये उछाला गया है, 2 की पावर 4 16 आउट सैंपल्स हमारे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है वो समझते हैं। तो अब जो हमें चीज़ निकालनी है वो यहाँ पे है, पहले 4 बार सिक्का उछालते हैं। तो भाई 4 बार सिक्का उछाला तो सैंपल स्पेस में बनाते हैं सबसे पहले। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, अब 16 का आधा करना पड़ेगा आपको, 8 बार हेड 8 बार टेल। तो 8 बार हेड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हेड, ठीक है, और 8 बार टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 8 का आधा कर दो, 4 बार हेड 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, ठीक है। फिर 4 का भी आधा कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 का भी आधा कर दो, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो ये बन गए हमारे यहाँ पे 16 सैंपल स्पेस, ठीक है। अब फिर से मैं करना क्या होगा, हमें रैंडम वेरिएबल एक्स सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो चलो मैं आपको फिर से वही सिखाता हूँ, रैंडम वेरिएबल एक्स सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक्स आप किसी को मान सकते हो, आप नंबर ऑफ हेड्स को मान लो, आप नंबर ऑफ टेल को मान लो, आपकी मर्जी है। मैं नंबर ऑफ हेड को मान लिया, चलो टेल को मान लेते हैं, नंबर ऑफ टेल्स। तो आपका ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहाँ पे हमने जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो किसको माना है, वो माना है नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। और ये रही इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब नंबर ऑफ टेल्स को मैंने यहाँ पे क्या माना है, एक्स माना है, ये रहा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो भाई जो नंबर ऑफ टेल्स हैं वह तो 0 होंगे, भाई एक बार भी टेल नहीं आया, ठीक है, यानी कि हर एक बार क्या आ गया, हेड आ गया। एक बार आया हो भाई टेल, 2 बार आया हो टेल, 3 बार आया हो टेल, और मैक्सिमम 4 बार आ सकता है। अब 5 बार तो कोई बोल मत देना, सिक्का उछला ही 4 बार, तो 5 बार टेल कहाँ से जाएगा। तो ये 5 जो हमारे है ना वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल एक्स की। अब ये आपको निकालनी आनी चाहिए, तो बहुत ईजी था, कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। अब अपने सिक्का अगर 4 बार उछाल रहा है तो नंबर ऑफ टेल्स जो है वो कितने हो सकते हैं, वो काउंट किया हमने, कितने कितने हो सकते हैं। या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा। अब करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं वो करूंगा तो वो देखो, तो भाई नंबर ऑफ टेल एक बार टेल एक बार भी नहीं आया, यानी कि हर एक बार क्या आ गया, हेड आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/16। एक ही केस है ऐसा, तो 1 और टोटल में 16 केस थे, तो 1/16 इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं 1 मतलब एक बार टेल आया उसके केस देख लेता हूँ। तो एक केस ये रहा, दूसरा केस, तीसरा केस, और तीसरा केस, चौथा केस, बस ये 4 केस है हमारे पास, है ना, जहाँ पे हमारे पास क्या आया है, 4 नहीं, हाँ 4 ही केस है ना, हाँ 4 केस हमारे पास ऐसे जहाँ पे एक बार टेल आया है। तो 4/16 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चेक करना है कि सबका सम 1 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए बाद में काट लेना, स्टार्टिंग मत काटो। 4/16 है, पता लगा इसको 1/4 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हटा लेता हूँ पहले। अब क्या करना है हमें, 2 बार टेल देखना है, 2 बार टेल के कौन कौन से केसेस हैं। अब 2 बार टेल देखते हैं, तो 2 बार टेल, एक केस ये रहा, 2 के बाद 3 4 5 केस है 2 बार टेल के, हाँ 5 केस हैं। तो 5 केस है भाई 2 बार टेल के, तो 5/16, तो ये आ गया। अब देखते हैं 3 बार टेले कितने केस आते हैं। अब 3 बार टेले केस गिनते हैं कि भाई 3 बार टेल आया है सिक्के पे। अब देखते हैं 3 बार टेल कौन कौन से केस हैं। यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, और यहाँ पहला केस 3 बार टेल का, और
फिर जो है दूसरा केस, तीसरा केस, 3 केस है ऐसे, तो 3/16 है ना, ठीक है। और अब क्या है, 4 बार टेल आया, नहीं कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करी है भाई, गड़बड़ हुई है। 3 बार टेल के 3 ही के केस कैसे आए, 5 और 3 8 और 4 12 और 1 13 नहीं, 1 मिनट रुको, 3 बार टेल आया ना, 3 बार टेल केस गिन लेते हैं एक बार, है ना। तो 1 बार आया है, 3 बार टेल, और यहाँ पे 3 बार टेल जो है 2 बार 3 बार, अच्छा यहाँ पे भी तो आया 3 बार और एक ये 4 बार आया है, 4 बार आया है ये, है ना, 4 बार आया है। तो 4 बार क्या है, टेल आया है। तो अभी भी देखें अगर हम, तो एक चीज़ और देखते हैं, अब 4 बार क्या है, टेल आया, तो उसका देखिए केस बनेगा 1/16, इसको तो आराम से लिख लो 1/16। लेकिन अभी भी देखो ऊपर 16 पूरे नहीं हो रहे, 4 और 1 5 और 10 और 4, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं या तो यहाँ दिक्कत है या फिर यहाँ दिक्कत है, क्योंकि इन दोनों में दिक्कत है ही नहीं। अब 5 2 बार, एक बार ना टेल फिर से काउंट करते हैं। तो अब 2 बार टेल जो है कौन कौन से केस में आए थे, 2 बार टेल देखेंगे अगर हम, तो 2 बार टेल देखो, इस केस में नहीं, इस केस में नहीं है, इस केस में है पहला केस, 2 बार टेल का दूसरा केस, ये चीज़ ध्यान से चेक करना भाई, तीसरा केस और फिर चौथा केस, पांचवा केस, 2 बार टेल का छठा केस, 6 केस है भाई 2 बार टेल के, तो 6/16 बस। ये हो गया हमारा सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, अब देखो यही चीज़ होती है कि क्वेश्चन करते करते पता लग जाता है कि जब मैं क्वेश्चन करता, देखो मैं आपके सामने को रट के तो आया नहीं, मेरे से भी गलती हो गई यहाँ पे चेक करने में, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे को वेरिफिकेशन आती है मुझे कि जब इनका सबका सम करूँगा तो 1 आना चाहिए। तो 2 ही कंडीशन होती है, क्या कि एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने करी है, इनकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 और 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखो 0 से 1 के बीच में है, ना तो नेगेटिव है कोई नंबर, ना ही 1 से बड़ा है कोई नंबर। दूसरा, जब मैं इन सबका सम करूंगा तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 1 16, 16/16 यानी कि 1 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा एक सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं कोइन का, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा डाइस का। अब एक सिक्का है ना, हम सिर्फ और सिर्फ 2 बार उछालेंगे। अगर सिक्का 2 बार उछाला है तो सिक्का 2 बार उछालने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई हो सकता है दोनों बार हेड आ गया हो, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। बताओ इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बनेगा भैया। तो ये केस बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स काउंट करता हूँ, यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स मानता हूँ मैं नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है। तो वो देखते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 1 भी नहीं होगा 0, या फिर 1 हेड आ सकता है या 2 हेड आ सकते हैं। क्या 2 से फालतू हेड आएंगे? क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिक्का उछलाई 2 बार है। अब देख लेते हैं इनका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट, फिर हम करेंगे क्वेश्चन डाइस का एक। अब अगर मैं देखूँ कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो नंबर ऑफ हेड्स एक बार भी हेड नहीं आया। अब एक बार भी हेड नहीं, इसका मतलब क्या, दोनों बार क्या आया होगा, टेल आया होगा। इसका कौन सा केस है? 1/4। एक बार हेड आया है, अब एक बार हेड आया है तो एक बार हेड इस केस में भी इस केस में भी है, तो 2/4। और दोनों बार हेड आया, एक ही केस है 1/4। देखो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, कोई 1 से बड़ी नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। इनका सम करूंगा तो नीचे वाले 4 है, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4/4 यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में ही था, वो भी करवा देता हूँ मैं। उसने बोला एक डाइस को थ्रो किया गया है 2 बार। अगर एक डाई को हम 2 बार थ्रो करेंगे या तो क्या होगा वो समझते हैं, फिर 2 बार रोल करेंगे तो क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे वो हम सब जानते हैं। इस केस में क्या बनेगा, 6 की पावर n, है ना, 6 की पावर n, जहाँ पे 6 का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई डाइस के ऊपर जो है ना वो 6 नंबर आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो चले 6। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितनी बार काम किया है। फिलहाल क्वेश्चन में 2 बार करेंगे ये काम, तो 6 की पावर 2 हमारा क्या बनेगा, 36 बनेगा, है ना, यानी कि 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो बता भी देता हूँ फटाफट, है ना। तो वैसे तो आप लोगों ने बचपन में सीखा था बनाना, फिर भी याद दिलाता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी होती है हमें। अब देखो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। ऐसे ही 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेम 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ
3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। सेम ऐसे ही 4 के साथ भी ऐसा हो सकता है, 4 के साथ 1 भी आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, 4 के साथ 5 भी आ सकता है और 4 के साथ 6 भी आ सकता है। सेम ऐसे ही 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। सेम ऐसे ही 6 के साथ 1, और ये सवाल केस स्टडी का है, ध्यान रखना। 6 का 2, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 6 के साथ, और फिर 6 के साथ क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल रहा हूँ, सैंपल स्पेस की वो बना लिया हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सेट, कि अगर हम सिक्के को डाई को 2 बार रोल करते हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। अब उसने यहाँ पे नंबर एक्स को देखा था, वो मान लेते हैं यहाँ पे। फिर हम करेंगे एक्स, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम ऑन डाइस, सम ऑन डाइस, ठीक है, कि डाइस पे सब क्या आ सकता है। अब हम सब जानते हैं भाई, अगर हम डाइस पे सम की बात कर रहे हैं तो डाइस पे मिनिमम सम क्या आ सकता है, 1। अगर मैं 2 डाइस रोल कर रहा हूँ तो डाइस मिनिमम सम क्या आएगा, 1 आएगा? नहीं, मिनिमम सम क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर क्या आ सकता है डाई पे, आप बोलोगे भैया 1 आ सकता है, और जब दोनों डाई पे 1 और 1 आएगा तो क्या आएगा, सम मिनिमम 2, ठीक है। और डाई पे मैक्सिमम नंबर सम के तौर पे क्या आ सकता है, 12, अगर दोनों पे 6 और 6 आता है तो, ठीक है। तो सम ऑन डाइस हमारा 1 भी हो सकता है, ठीक है, और सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 1 अभी खुद तो मना किया है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, सम 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, 10, 11 और 12। क्या इसके अलावा कोई नंबर आएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा भैया। 2 से लेकर 12 तक जो है ये हमारे पास क्या आएंगे, सम आएंगे, है ना। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आखिरी क्वेश्चन केस स्टडी का सवाल था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, हमने करवा दिया यहाँ पे। अब देखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी करनी आनी चाहिए फटाफट। कई बच्चे भी देखना शुरू कर देंगे, भैया 2 कहाँ पे बन रहा है, अरे मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वहाँ से देख लेना। सब देखो, सम 2 जो है ना वैसे बनेगा, ये देखो ये रहा सम 2, तो यानी कि 1 अपॉन में टोटल सिर्फ एक यही एक नंबर ऐसा है 1 और 1, सिर्फ एक ही बार आया, बाकी कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 36, क्यों? टोटल कितने सैंपल उसमें केसेस हैं, 36 आउटकम्स हैं, तो 36 1 अपॉन 36, ठीक है। अब देखते हैं सम 3 देखो यहाँ बनेगा, देखो ये रहा, ये ऐसे ही बनते चले जाएंगे। सम 3 या तो 2 और 1 आना चाहिए, या फिर 1 और 2 आना चाहिए, तो 2 केस बने ऐसे, 2 अपॉन 36। सम 4 देखो, 4 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये रहा 4 का, बस ऐसी लाइन में चलते चले जाओ, ये रहा 4 का, डायगनली बस यूं चलते चले जाओ। देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, कितना आ गया हमारे पास, ये 3 अपॉन में 36, तीन ऐसे नंबर मिले। दूसरा मार्कर यूज़ कर लूँ क्या? दूसरा मार्कर ब्लू मार्कर आया, चलो ठीक है। अब देखो सम 5, देखो ये केसेस सम 5 के, ये केसेस सम 5 के, लास्ट तक चले जाओ, ये सब 5 ही केस आ गए। 4 और 1 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, 4 और 1 भी 5 होते हैं, तो इनकी 4 अपॉन 36, ठीक है। 6 की बात कर लेते हैं, सम 6 कहाँ पे आएगा, ये रहा, सम 6 के पास चले जाओ, ये सम की 6 की टेबल है, ये रही लास्ट तक। तो 1 2 3 4 5 नंबर मिले ऐसे, है ना। देखो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6 और 1 और 5 भी 6, तो यानी कि 5/37, 5 मिले तो 5/37 क्या बन गई, वो नंबर, मतलब सम के 6 आने की ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 7 देख लेते हैं, 7 का देखो ये रहा, 7 का मैक्सिमम मेरे हिसाब से, देखो ये रहा, ये है 7 का पूरा 6 और 1, 2 और 5 भी 7, 4 और 3 भी 7, 3 और 4 भी 7, 4 और 3 भी 7, 5 और 2 भी 7, 6 और 1 भी 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/37। अब ये वापस घटना शुरू हो जाएंगे। अब सम 8 लेके आना है, तो 8 लाने के देखो ये केस बन सकते हैं, 6 और 2, 5 और 3 भी 8, 4 और 4 भी 8, 3 और 5 भी 8, 6 और 2 भी 8, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/36। अब कहीं होंगे ऐसे, अरे भैया हमें सब पता है, ऐसे लिखते चले जाओ ना, 6 तक बढ़ा लिया, अब घटाते चले जाओ, 5 फिर 4 फिर 3, अरे समझ लो थोड़ा सा, क्या होगा, टाइम तो लगेगा पर समझ में आ जाएगा ना अच्छे से। अब देखो सम 9 चाहिए, 6 और 3, 5 और 4 भी 9, 4 और 5 भी 9, 6 और 3 भी 9, तो 4/37। फिर सम क्या चाहिए, 10 चाहिए भाई सब, तो सम 10 यहाँ पे आ रहा है 3 जगह, 6 4 5 5 4 6, तो 3/36। सम 11 2 बार आ रहा है, 6 और 5 5 और 6, 2/36, और सम 12 सिर्फ 1/37।
36 सबके डिनोमिनेटर में है तो बस ऊपर वाला को ऐड कर दो, आपका हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 5 कितने हो गए 26, 26 और 4 कितना हो गया 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 और 1 36, कितना आंसर आया 36 अपॉन 36, सबका सम कितना आया 1 आया। और आप चाहे एक भी मतलब सारी की सारी जो है आप चेक कर लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी की वैल्यू जो है वो आपको 1 से फालतू नहीं मिलेगी, किसी की नेगेटिव नहीं मिलेगी, सबकी 0 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है। और ये हमने सही बनाया है, इसका सबूत तो मिल गया, सम बना गया, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपको वेरीफाई करके दिखाया मैंने कि कैसे आप रैंडम वेरिएबल x बना सकते हो, कैसे आप उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो और कैसे उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो वो सब समझेंगे। तो और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को वो नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और शेयर भी कर देना उन बच्चों में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट का। अब चालू करते हैं आज की वीडियो। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, और वो भी किसी केस में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। तो पहले एक मेजर डिफरेंस समझते हैं कि भैया आपने पहले करवाया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अब आप करवा रहे हो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो डिस्क्रीट में क्या होता है, जब भी मैंने बोला था उस टाइम पे, जब भी एक फिक्स वैल्यू आती है, काउंटेबल कुछ भी होता है, एक फिक्स वैल्यू आती है, जब हम इंटरवल्स की बात नहीं कर रहे होते, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक डाइस को रोल करो, अगर आप एक डाई को रोल करोगे तो डाई पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। क्या 1.1 आएगा, क्या 1.2 आएगा, क्या 1.3 आएगा, क्या 5.4 आएगा, है ना। तो पॉइंट वाइज नंबर तो नहीं आएंगे। क्या मैं बोलूंगा 5.61 आएगा, क्या मैं बोलूंगा 3.85 आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो नंबर जो है ना वो फिक्स है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा 6 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ 4 बार, तो उस पर हेड कितनी बार आ सकते हैं, या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में 4 बार ही हेड आ सकते हैं, सिक्का 4 बार ही उछला है। क्या मैं बोलूंगा 3.5 टाइम्स हेड आया, पॉसिबल ही नहीं है। 2.5 बार हेड आया, नहीं है पॉसिबल भाई, तो पॉइंट नंबर नहीं आ सकते। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अब हम बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, तो दोनों कंफ्यूजन दूर करो मैं यहाँ पे। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जब एक इंटरवल के बीच में इनफिनिट वैल्यूज आ जाए ना, उसको मैं पे क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। सपोज करो एक ऑफिस है, ठीक है, या फिर मान लो आपका कॉलेज ही है, आपकी कॉलेज में कोई क्लास चल रही है, उसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं। 50 बच्चों का वेट जो है वो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में है, लेकिन वो वेट कैसे हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी का वेट ऐसे है 50.65, किसी का हो सकता है 50.61, 57.63। मतलब इसको बोलते हैं कि भाई दो इंटरवल के बीच में इनफिनिट वैल्यूज आ रही हैं, पॉइंटों में नंबर्स आ रहे हैं। या फिर बोलूं आपकी लोकेलिटी में या फिर आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं सबका वेट मेजर करो, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जरूर होंगे। हो सकता है सबका वेट 20 और 100 के बीच में हो, ठीक है, लेकिन इनफिनिट वैल्यूज होंगी, पॉइंटों में भी नंबर आएंगे। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये डिफरेंस होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। उम्मीद है आप लोगों को ये तो समझ आ गया कि भैया डिफरेंस क्या होता है। अब आगे देखते हैं। तो फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x दैट कैन बी टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, आप हर एक पॉसिबल वैल्यू लेते हैं बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, एक सर्टेन लिमिट्स के बीच में, यानी कि एक दो पॉइंट ले लिए उनके लिमिट के बीच में इनफिनिट वैल्यूज सब लेते हैं हम यहाँ पे। वी कंसीडर द स्मॉल इंटरवल, हमने मान लो एक स्मॉल इंटरवल ले लिया x प्लस में x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब क्या है, छोटा सा चेंज x के अंदर, है ना। इन दोनों पॉइंटों के बीच में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक स्मॉल इंटरवल के बीच में बहुत सारी वैल्यू ले ली, बहुत सारी लिमिट रख ली ऑफ लेंथ डेल्टा x। देखो लेंथ क्या है, डेल्टा x है यहाँ पे। इफ fx इज एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, जहाँ पे fx हमारा क्या है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसका, x का, क्योंकि मैं पे कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में ग्राफ पे दो इंटरवल के बीच में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप कितने पॉइंट लगा लोगे। फॉर एग्जांपल यहीं पे देखो मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया डेंसिटी कर्व बिटवीन ए एंड बी। डेंसिटी कर्व है ए और बी के बीच में, गिवन बाय प्रोबेबिलिटी जो x है वो a से b के बीच में है। अब a से b के बीच में बतेरे पॉइंट हो सकते हैं, अब कोई सा पॉइंट देख लो। अब आप दो नंबरों की बात कर लेते हो, आप 1 और 2 की बात कर लो। अब 1 और 2 के बीच में भाई इनफिनिट नंबर्स होते हैं,
ठीक है, क्योंकि डेसिमल की फॉर्म निकाल सकते हो 1.1, 1.2, 1.3, 1.21, 1.22, 1.23, 1.231, 1.232, ऐसी बहुत से नंबर बन जाएंगे। तो इसलिए वैसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है दो इंटरवल के बीच में भी, 1 और 2 है तो सिर्फ मात्र दो नंबर, दो नेचुरल नंबर है, लेकिन इनके बीच में भी मैं और भी बहुत सारे नंबर यहाँ पे, बहुत सारे क्या इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो ऑफ x सच दैट fx डेल्टा x रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, दैट x लाइज इन इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल, जहां पे x लाई करता है एक इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल के बीच में, x प्लस डेल्टा x, x कोमा x प्लस डेल्टा x के बीच में, दैट इज देखो ये रहा, जहां पे हमारा जो ये x है, ठीक है, वो लाई कर रहा है x और x प्लस डेल्टा x के बीच में, इसे भी स्मॉल x बना लेता हूं, ठीक है, और हमारा क्या आ रहा है, ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। अब आगे समझते हैं फंक्शन fx सो डिफाइंड। अब बता देता हूँ, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है, मेन पार्ट ये है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये पढ़ने के बाद जो है ना मोस्टली चीजें खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन तो मुश्किल ही आएगा इस टॉपिक से, अगर मैं देखूँ तो देखो क्वेश्चन मुश्किल आने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा ना इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, और हो सकता है भाई बहुत से बच्चे, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसमें BA प्रोग्राम के होंगे, BA ऑनर्स होंगे, जिनके पास कभी मैथ्स होगी ही नहीं, अब उन्होंने इंटीग्रेशन नाम भी नहीं सुना होगा, है ना। इंटीग्रेशन जो है वो मैथ्स में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं देखूंगा अगर प्रीवियस ईयर में कुछ पास्ट ईयर्स में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो भी, तो मैं इसको लास्ट में जब मैं PYQ करूंगा तो क्वेश्चन करवा दूंगा मैं इसके, वरना हम सिर्फ इस टॉपिक को थ्योरेटिकली पढ़ के इसकी प्रॉपर्टीज याद करके एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब टॉपिक को सिर्फ समझ लो, समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद है, प्रॉपर्टीज ही पूछ ले आप लोगों से, तो आपको कम से कम वो तो याद हो, क्वेश्चंस तो हम बाद में देख लेंगे इसके। अब यहाँ पे देखो, तो फंक्शन fx सो डिफाइंड नोन एज प्रोबेबिलिटी, जो फंक्शन यहाँ पे हमने लिखा है वो क्या है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड डिनोटेड बाय fx, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, fx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, जो हमारा x है वो x और x प्लस डेल्टा x के बीच में है, ठीक है, और डिवाइड बाय डेल्टा x, इससे दिखाते हैं हम यहाँ पे किसको, PDF को। और PDF को एक और तरीका होता है, तो समझाऊंगा मैं अभी आगे। लेट x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर मान लो x कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे आपको याद होगा, अगर मैं बात करूं किसके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, वहां पे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालते थे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, यहाँ पे क्या बोलते हैं, PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PDF ऑफ x इज अ फंक्शन Px सच दैट फॉर एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर A और B के बीच में विद A लेस देन इक्वल्स टू B, ठीक है, और जो x है वो A और B के बीच में है, जैसे मान लो A और B दो हमारे पॉइंट हैं जिनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट आप प्रोबेबिलिटीज भी कह सकते हो, नंबर्स भी कह सकते हो, तो इंटरवल है, ठीक है, A और B, उसके बीच में fx का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का PDF। और यहाँ पे एक बात मैंने लिख भी दी है, देखो शायद ये रहा, प्रोबेबिलिटी बिटवीन A एंड B, अगर आपको A और B के बीच में सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, जहां पे आपका x है प्रोबेबिलिटी वो A और B के बीच में है, कैन बी ऑब्टेन्ड, आप इसे निकाल सकते हो बाय इंटीग्रेटिंग द डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके, यानी कि A से B fx का इंटीग्रेशन करके। वैसे आपको एक चीज और बता देता हूं, इंटीग्रेशन से पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अगर जिन्होंने मैथ पढ़ रखी है कि इंटीग्रेशन से ना एरिया आता है, जब हम पहली बार इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, एरिया निकलता है। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या होता है, एरिया निकालने का होता है अनबाउंडेड कर्व का, तो जैसे हम A से भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ के बीच में जितनी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी बन सकती है, वो सबका सब क्या आ जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे, सबके सब क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक नोट है वो पढ़ लेते हैं, which is the probability that x takes value in interval AB, मान लो कोई वैल्यू ले ली हमने A और B के बीच में, is the area, तो वो तो हमारा एरिया है, A और B के बीच में जो भी वैल्यू है तो एरिया है, इससे तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं निकालने के लिए। अबव दिस इंटरवल एंड अंडर द ग्राफ ऑफ डेंसिटी फंक्शन, और ये क्या होता है, ये किसी ग्राफ के बीच में होता है, अंडर द ग्राफ ऑफ डेंसिटी फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन FC, ठीक है, तो जो वैल्यू है फंक्शन की FC पे एट अ पॉइंट इररिलेवेंट इन दिस केस, तो क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जहां पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो इररिलेवेंट हो जाएगा, एंड डज नॉट प्रोवाइड द वैल्यू Px इक्वल्स टू C एज इन द केस ऑफ डिस्क्रीट केस, ठीक है, क्योंकि ये चीजें किसमें होती है, डिस्क्रीट केस में, क्योंकि डिस्क्रीट केस में होती है फिक्स वैल्यू, क्या इसमें होती है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, बिल्कुल नहीं होती, डिस्क्रीट में होती है फिक्स वैल्यू, और कंटिन्यूअस में जो है ना वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती है, और यही नहीं दो इंटरवल्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब इसी बात को आगे देखो, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर हम बात करें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की,
प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंटरवल्स, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा इंटरवल्स के बीच में ही निकाली जाती है। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी वैल्यू व्हेन रैंडम वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू सी, अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू सी पे हम निकाल भी रहे हैं, देन पी एक्स इक्वल टू सी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर एनी रियल कांस्टेंट सी, किसी भी रियल कांस्टेंट सी पे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स की बात करते हैं दो इंटरवल्स के बीच में। अब आता है मोस्ट, ये तो हुआ सारी थ्योरी कवर। अगर मेन मैं आपको बात यहाँ से कंक्लूजन समझाऊं ना, दो चीजें ध्यान रखना। पहले तो क्या, इस वाली बात को ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है, कि जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम ए और बी के बीच में, ठीक है, वो कैसे निकलते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड इंटीग्रेटिंग द डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करके, जो इस तरीके से होता है कि ए से बी हम इंटीग्रेशन करेंगे एक फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन जब एक्स के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और डीएक्स का मतलब भी यही होता है कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। आप लोगों ने जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा उन्हें पता होगा कि डीएक्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई हमें इंटीग्रेशन करना है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे एफ वाई होता तो यहाँ पे भी क्या होता है, डी वाई होता, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली मैंने यहाँ पे, कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बीच में, दूसरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बीच में, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका था कि रैंडम वेरिएबल के बीच में हम दो इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ फिक्स पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात करता हूं, अगर सिक्का 4 बार उछाला है तो उसके सिर्फ 5 ही बन सकते हैं, तो 0 टाइम्स हेड होगा, या 1 बार हेड आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा, है ना, 5 ही केस बन सकते हैं। 4.5 बार हेड तो आ नहीं सकता, ना ही 3.5 बार हेड आएगा, ना ही 2.5 बार हेड आएगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है, पॉइंट्स की वैल्यूज भी आती हैं, दो इंटरवल के बीच में सारी वैल्यूज लेते हैं, चाहे वो पॉइंट्स में चाहे वो कैसे ही आए, इसी की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की पीडीएफ की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। पहला पॉइंट क्या आया, पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर हमें पीडीएफ निकालना है किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक्स का, इफ इट्स वैल्यू पी एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस, उससे पहले उसको दो कंडीशंस माननी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, जो कि होती है ना, होनी चाहिए क्या, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं चलेगी, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, या फिर 0 के इक्वल हो। फॉर एनी वैल्यू इन्फिनिटी, अरे एक मिनट, यहाँ पे इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, किसी के बीच में भी, फॉर ऑल एक्स, किसी भी एक्स के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन कर रहे हो पी एक्स का, अपने उस फंक्शन का, तो जो है ना उसका आंसर 1 आना चाहिए, तो 1 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है पीडीएफ की। अब आगे समझ लेते हैं, इफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर एक्स हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आर रियल कांस्टेंट, वेयर ए लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी कि ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट आप कह सकते हो, ठीक है। तो देन आप ए से बी निकाल लो, आप ए और बी दोनों को इंक्लूड कर सकते हो ये भी सकता है कि जो आपके एक्स की वैल्यू है वो ए, उसमें ए तो इंक्लूड हो, बी इंक्लूड ना हो, यानी कि बी के बराबर ना आए। हो सकता है कि बी इंक्लूड हो, ए इंक्लूड ना हो सकता है आपकी एक्स की वैल्यू में दोनों ही इंक्लूड ना हो, यानी कि ए और बी के बिल्कुल ही बीच में हो एक्स, तो ये चारों चीजें हो सकती हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने पिछले टॉपिक से, जहां पे मैंने आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स समझाया था। मुझे क्वेश्चन काफी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि ये सवाल आएगा 1-2 नंबर में आएगा ये वाला क्वेश्चन, बट था अच्छा, ठीक है, मैंने ले लिया। तो देखो यहाँ पे आप अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक कवर हो गया, अब इसको छोड़ दो, ठीक है, कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, और उनके प्रॉपर्टी वगैरह भी समझा चुका हूं, तो ये सब हो गया खत्म, यानी कि हमारा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया खत्म। अब एक क्वेश्चन किसका है, ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। अब इसमें एक्स दे रखा होता है, उसे एक रैंडम वेरिएबल -1 -2 0 1 2, और उसने क्या रखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्या है, C है, 2C है, 3C है, 4C है, 6C है। अब उसने बोला है फाइंड C। अब जिन बच्चों को मेरी ये बात याद होगी कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक तो नीचे वाले जो नंबर हैं, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो पास जो नंबर्स आए हैं वो हमेशा 0 से, मतलब उसके लिए ये कंडीशन होती है कि वो 0 से बड़े होंगे, ठीक है, या फिर 0 के बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताई थी कि अगर वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और वो सही है, अभी है तो मतलब सही होगी, है तो नीचे वाले जो है ना, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इन सबका सम किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। यानी कि मैं कहता हूं कि इन सबका सम 1 के बराबर आया होगा, यानी कि यहां पे हम अगर सोल्व करें तो C + 2C + 3C + 4C और प्लस में 6C
सबका सम 1 के बराबर आएगा। अगर मैं सबको ऐड करूं तो c प्लस 2c 3c 3c प्लस 3c 6c 6 प्लस 4 10 10 प्लस 16 16c। अब 16c किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया। ठीक है, तो ऐसे c की वैल्यू क्या आएगी? अब 16 c के मल्टीप्लाई में नीचे किसमें आएगा? डिवाइड में, यानी कि 1/16। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन में c की वैल्यू। टॉपिक हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 भी हमारा क्या होता है? फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 7 में बात करेंगे कि रैंडम वेरिएबल x के अंदर हम एक्सपेक्टेशन जिसको मीन बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, उन सब की बात हम करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ चुका है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं अपकमिंग वीडियोस में या फिर जब मैं PYQs बनाऊंगा, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज के लास्ट में ना ऐसी कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं सारे डाउट्स जो है ना एक बार में कवर कर दूंगा जो भी बच्चों ने कमेंट्स में लिखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाना, और कोई भी सजेशन हो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।